नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त राजनीति की बात करें तो राजनीति हिमाचल प्रदेश में जो है वो उथल पुथल तरीके से चल रही है। वो साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब का जो ग्राफ था वो ऊंचाइयों की तरफ गया था, लेकिन अब आकर जो बीच में है वो ग्राफ डगमगाने लगा है। डगमगाने की वजह है कुछ फैसले ऐसे हैं जो जनता को रास नहीं आ रहे हैं और ख़ास तौर पर कर्मचारी प्रदेश हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है और कर्मचारी जो है वो खफा नज़र आ रहा है प्रदेश सरकार से। जो कर्मचारी लगभग 2 साल पहले सरकार का गुणगान कर रहा था, आज वही कर्मचारी प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बन गया है। एरियर और डीए की मांग को लेकर सरकार और कर्मचारियों में जो है वो सीधा प्रहार हो रहा है। और हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार और यूँ कह सकते हैं 30-35 सालों का अनुभव है और एक बड़े समाचार समूह से, उत्तर भारत का सबसे बड़ा समाचार समूह, उससे वरिष्ठ पत्रकार गीतेश भृगु जी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप जी आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं मौजूदा परिप्रेक्ष्य राजनीति का, जिस तरीके से 2 साल पहले, यूँ कह सकते हैं लगभग 2 साल पहले जो कर्मचारी प्रदेश सरकार की वाहवाही करते नहीं थक रहा था, आज वही कर्मचारी प्रदेश सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हिमाचल की राजनीति में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण आरंभ से रही है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या पहले से हर विभाग में कम हुई है, परंतु कर्मचारी वर्ग का आज भी हिमाचल की राजनीति में महत्वपूर्ण दखल है और रहा है। और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि पुरानी पेंशन प्रणाली, और कांग्रेस ने वायदा किया था कि पुरानी पेंशन प्रणाली सरकार बनने पर बहाल की जाएगी और कर्मचारियों के अन्य जो आर्थिक लाभ लंबित हैं उसे भी जारी किया जाएगा। तो कांग्रेस ने आते ही पुरानी पेंशन का तो लाभ कर्मचारियों को दिया है, परंतु कर्मचारी अपनी लंबे समय से लंबित अदायगियों की मांग भी अब कर रहे हैं। डीए की किश्तें अभी नहीं जारी हो पाई हैं और इसी को लेकर पिछले दिनों सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल दिया था। उसके पश्चात मुख्यमंत्री से अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 2 गुट मिले थे और अभी भी ये सुगबुगाहट चल रही है कि कर्मचारी आने वाले दिनों में सरकार के विरुद्ध खुलकर सामने आ सकते हैं। सर, देखा जाए सर तो जो कर्मचारी जो खुलकर आवाज़ उठा रहे थे, बात करें 3-4 जो कर्मचारी संघ है, लेकिन प्रमुखता से जो संजीव शर्मा जिन्होंने खुलकर आवाज़ उठाई थी और एक यूँ कह सकते हैं प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके खिलाफ खुलकर जो है अपनी भड़ास निकाली, जिस तरीके से वक्तव्य उन्होंने दिया था उसके खिलाफ खुलकर भड़ास निकाली थी, लेकिन उनको भी सरकार की तरफ से एक चेतावनी भरा पत्र जा चुका है और उनसे अब ये मांग की जा रही है कि अपनी बताएं कि आखिरकार किस वजह से और क्यों इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने की थी सरकार ने जो है उनसे अब मांगा है। देखिए, सरकार ने जो संजीव शर्मा जी ने भाषण दिया था, जो संबोधन उन्होंने कर्मचारियों के समक्ष किया था, उसे लेकर एक मेमो जारी किया है और वो मेमो सरकार ने सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए जारी किया है और उसमें उन्हें निर्धारित समय अवधि के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। अब देखिए, सरकार और सचिवालय के कर्मचारियों के मध्य तो सीधी तकरार इस मुद्दे को लेकर दिख रही है, परंतु आने वाले दिनों में सरकार या सरकार के कोई मंत्री या बीच में कोई मध्यस्थ पढ़कर इन कर्मचारियों से बात करता है, किस तरह से दोनों पक्ष टेबल पर आते हैं, क्या बात होती है, राजपत्रित कर्मचारी महासंघ किस तरह से मध्यस्थता करता है, ये आने वाले दिनों में निर्धारित करेगा। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी कि जिस प्रकार की स्थितियां प्रदेश में वर्तमान में है, आर्थिक संकट है, उसमें कर्मचारी पूरी तरह से सामने आकर हल्ला बोल दें, ये सरकार भी नहीं चाहेगी। और सरकार ये चाहेगी कि जिस प्रकार से सरकार ने अभी हाल में स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन धारकों को उनकी जो लंबित अदायगियां हैं उसका 50% देने की घोषणा की है और उसके पश्चात अधिसूचना जारी कर दी है। तो मुझे फिलहाल ये लगता है कि कर्मचारियों की लंबित अदायगी देने में सरकार को समय लग सकता है, क्योंकि 500 करोड़ तो उन्हें पेंशन धारकों की लंबित अदायगी के 500 करोड़ देने के लिए लगेगा। सर, किस तरीके से देखा जाए, हम यूँ कह सकते हैं जिस तरीके से ओपीएस के मुद्दे के तहत
सरकार ये बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और ओपीएस का जो मुद्दा था विशेष तौर पर जो है खूब परचम पर रहा था, लेकिन उसके बाद सरकार ने ओपीएस लागू भी कर दी थी। क्या अब ये समझा जाए जिस तरीके की स्थिति, जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, क्या ये समझा जाए कि ये जो ओपीएस का निर्णय था ये सरकार के लिए अब सिरदर्द बन गया है, क्योंकि बहुत सारी आय जो है, यूँ कह सकते हैं बहुत सारी राशि जो है इस पर लग रही है? प्रदीप जी देखिए, ये आरंभ से ही हिमाचल में रहा है कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सरकार की आय का बहुत बड़ा भाग वो वहाँ चला जाता है, जबकि हिमाचल में सरकार के आय के संसाधन सीमित हैं और सरकार को जो केंद्र से वित्तीय सहायता मिलती है या बाकी जो उसी से सरकार करती है। परंतु अब हिमाचल में जो 90,000 करोड़ का ऋण हो चुका है वो निश्चित रूप से अलार्मिंग सिचुएशन है। और अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों तथा सीपीएस तथा चेयरमैन के साथ 2 महीने तक अपने वेतन को लंबित करने का निर्णय लिया है। सर वही चीज़ है कि वेतन लंबित करेंगे 2 महीने का जिस तरीके से किया गया है, लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें नरदेव कंवर, जो कि यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे करीबी थे, 30,000 रुपये से सीधा 1 लाख उनकी आय की जो है वो बढ़त हो जाती है। यूँ कह सकते हैं 1,30,000 अब नरदेव कंवर साहब को मिलेगा। एक तरफ आप वित्तीय संकट का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है अपने चहेतों को जो है वो मलाई बांट रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष कहता था, कहीं ना कहीं विपक्ष की बातें कहीं ना कहीं ये सटीक बैठ रही हैं। और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या संजीवनी प्रदेश सरकार को 2 महीनों में मिल जाएगी जिससे आर्थिक संकट जो 2 महीने ये जो है आय नहीं लेंगे उससे दूर हो जाएगा? देखिए, जो 1,30,000 की घोषणा है ये मेरे ख्याल जुलाई महीने में की गई थी, परंतु ये सामने अब आया है। और क्योंकि सरकार ने स्वयं ये माना है कि आर्थिक संकट गंभीर है, वेतन नहीं लेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि 2 महीने में क्या संजीवनी मिलेगी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने स्वयं स्पष्ट किया है कि हाँ, ये वेतन अभी फिलहाल टालने से कोई आर्थिक संकट टल नहीं जाएगा, ये एक सांकेतिक सिंबॉलिक जेस्चर है। और इस तरह के उन्होंने विधायकों से भी अपील की है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में अब फिलहाल हिमाचल की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा सुधार आएगा। यदि सरकार कहीं कटौती करती है खर्चों में या अपने खर्चों में कटौती करती है, तब भी मुझे लगता है कि 90,000 करोड़ के ऋण के समक्ष वो सारे उपाय भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान होंगे। परंतु प्रयास सरकार की ओर से होना चाहिए। आम लोगों का भी ये मानना है कि हिमाचल का संकट आम लोगों का संकट बनता जा रहा है। जो हिमाचल का आर्थिक संकट है ये आम लोगों का संकट बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें आम लोग भी पिस रहे हैं। सर क्या समझा जाए, यूँ कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी के काफ़ी करीबी आप रहे हैं, बहुत कुछ आपने उनसे सीखा है, और क्या वही काम अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब कर रहे हैं जिस तरीके से कर्मचारियों से उस समय के मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, सन 1992 की बात की जाए तो कर्मचारी ही एक ऐसी कड़ी साबित हुआ कि शांता कुमार की सरकार गिराने में सबसे बड़ा योगदान यूँ कह सकते हैं कि कर्मचारियों का रहा। क्या वही गलती ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जो है दोहरा रहे हैं? देखिए, हिमाचल, मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल की राजनीति में कर्मचारी वर्ग का दखल रहा है। अब कितना दखल है, संख्या कम हुई है, परंतु अभी भी दखल है। और जहाँ तक आपने शांता कुमार के समय की बात की, उन्होंने अपने समय में गैर योजना व्यय जो सरकार के होते थे उसमें कटौती की थी। 2 दिन वाहन नहीं चलते थे, शुक्रवार सायंकालीन को वाहन, सरकारी वाहन दफ्तर में आके खड़ा हो जाता था, फिर सोमवार को चलता था। इस तरह के उपाय करके शांता कुमार के अनुसार उन्होंने 50 करोड़ की धनराशि का एक वर्ष में एकत्रित की थी और उसका उन्होंने
पेयजल योजना पर जो हर घर उन्होंने जल पहुंचाने का एक संकल्प लिया था, उस पर व्यय किया था। तो इस तरह सरकार, सर ये नुकसान तो शांता जी को हुआ था इससे, आप ये मानते हैं? आप देखेंगे जिस वर्ग का वर्चस्व प्रदेश की राजनीति में रहता है या प्रमुखता से दखल रहता है, यदि वो नाराज होता है तो राजनीतिक रूप से आपको हानि होती है, परंतु इस प्रकार के निर्णय प्रदेश हित में माने जाते रहे। तो आपको लगता है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जो है सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से ग्राफ उनका जो बढ़ता जा रहा था, जिस तरीके से वो शुमार जो हैं बेहतरीन मुख्यमंत्रियों की रेस में हुए थे, इतने सारे राज्यों के में अव्वल नंबर पर जो है मुख्यमंत्री जो है वो सही साबित हुए थे। बहुत सारे समाचार पत्रों ने जो है उनकी खबर प्रमुखता से उठाई, बहुत सारे चैनल्स ने प्रमुखता से उठाई, लेकिन आपको लगता है बहुत सारे प्रमुख चैनल जो हैं वो अब खबर दिखाने लग पड़े हैं कि प्रदेश सरकार का जो है वो ओपीएस की वजह से दिवालिया जो है वो निकल गया है? आपको लगता है कि कोई कड़े कदम अब उठाने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं? बिल्कुल प्रदीप जी, अब सरकार को या माननीय मुख्यमंत्री को ये इस प्रकार का प्रयास करना होगा कि कोई बड़ी घोषणा करनी होगी, गैर योजना व्यय में कटौती करनी होगी, अपने अन्य खर्चों पर कटौती करनी होगी, ताकि आम जनमानस में ये भावना जाए कि सरकार ने अपनी तरफ से पहल की है। लोग तब सहयोग करने के लिए आते हैं जब घर का मुखिया जो होता है वो इस तरह का निर्णय लेता है, तो परिवार के अन्य सदस्य, क्योंकि हिमाचल को हम एक परिवार के रूप में देखते हैं, तो परिवार के लोग भी सहयोग करते हैं। परंतु अभी तक सरकार की ओर से इस तरह का कोई बड़ा निर्णय जो खर्चों में कटौती का है नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति अभी आ चुकी है, कल विधानसभा में बताया गया कि 24,000 करोड़ का ऋण हिमाचल सरकार, वर्तमान सरकार ले चुकी है। तो स्थिति गंभीर है और इस स्थिति से निपटने के लिए कड़वे घूंट तो सरकार को पीने पड़ेंगे। जी सर, जाते जाते सर एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संदेश होगा गितेश भृगु जी का? 35 से 40 वर्षों का अनुभव पत्रकारिता में आप रखते हैं, क्या सुझाव आप जो है वो प्रदेश सरकार को देना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत तो सरकार को करनी होगी। जनता तब सहयोग करेगी जब सरकार शुरुआत करेगी। जनता के लिए आपने 125 यूनिट समाप्त कर दिया, पानी के दाम में बढ़ोतरी की गई है, जो मासिक शुल्क लिया जाता है, परंतु सरकार की ओर से अभी मुझे ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं मिलता दिख रहा है कि सरकार की ओर से कोई बड़ी पहल हुई है। जनता ने इन बातों को भी स्वीकारा है कि 125 यूनिट फ्री बिजली नहीं, जनता ने उस पर कोई बड़ा रोष व्यक्त नहीं किया, और जो भी सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए उस पर कोई रोष व्यक्त नहीं किया है। मुझे लगता है कि जनता समझती है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परंतु पहल सरकार को करनी होगी। जी बहुत धन्यवाद सर। ये थे गितेश भृगु, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बड़े समाचार समूह से संबंध रखते हैं और 35-40 वर्षों का अनुभव रखते हैं पत्रकारिता में, और ख़ास तौर पर अब ये सरकार को इस आर्थिक संकट से खुद निकलना होगा। कुछ बड़े फैसले खुद सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लेने पड़ेंगे, ताकि इस वित्तीय संकट से जो है वो सरकार उभर सके। और ख़ासतौर पर एक विशेष बात इन्होंने कही कि कर्मचारी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में भूमिका रखता है, लेकिन अब कर्मचारियों को और प्रदेश की जनता को एक साथ लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ले जाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आर्थिक संकट, ये वित्तीय संकट जो हिमाचल प्रदेश पर आया है, इससे किस तरीके से पार पाया जाए। और यूँ कह सकते हैं विपक्ष जो है तीखे हमले ये कर रहा है और कह रहा है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनावों के वक्त कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब जो है सत्ता में जैसे ही कांग्रेस आई है उन घोषणाओं को वो भूल गई है। और वाकई में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, लेकिन अब वित्तीय संकट कुछ इस तरीके का है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अब कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है, और अब ये देखना होगा कि किस कदर जो है ये निर्णय लिए जाते हैं और इस वित्तीय संकट से किस तरीके से उभरा जाता है। लगभग 1 लाख करोड़ का ये आंकड़ा जो है अब पहुंचने वाला है जो कर्ज का है, और ख़ास तौर पर जो भी अगली सरकार हिमाचल प्रदेश में अब होगी उस पर सबसे बड़ा बोझ इस कर्ज को उतारने का होगा। आय के साधन ना के बराबर हिमाचल में है, सिर्फ और सिर्फ जो है पर्यटन पर बहुत ज़्यादा निर्भर जो है हिमाचल प्रदेश करता है। लेकिन फिलहाल ये जो 2-3 महीने बरसात का मौसम चला हुआ है, इसमें जो है पर्यटन की भी संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, क्योंकि बहुत बारिश हिमाचल प्रदेश में होती है, बड़े बड़े
भूस्खलन होते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत सारे रोड जो है वो बंद रहते हैं। इस तरीके से जो है पर्यटक हिमाचल प्रदेश में इन 2-3 महीनों में आने से गुरेज करता है। आखिरकार अब एक नई नीति के तहत जो है प्रदेश सरकार को आगे आना होगा और ये देखना होगा कि किस कदर इस आर्थिक वित्तीय संकट से उबरा जाए और कुछ बड़े और जोरदार निर्णय लेने की आवश्यकता अब प्रदेश सरकार को आन पड़ी है।